हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसी प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पाठशाला जिसको ज्वाइन कर लिया तो नाम में ही समझ में आ जाता है डेफिनेट सक्सेस। तो ज्वाइन करने के बाद एसएसटी में मार्क्स लाने हैं 80 में से 80। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों तक के भी फैला दीजिए, इस तरीके से फैला दीजिए कि इंडिया के नॉर्थ एक्सट्रीम, साउथ एक्सट्रीम, ईस्ट एक्सट्रीम और वेस्ट एक्सट्रीम सब जगह पे सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, वह है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। क्योंकि यहां पे जो स्टूडेंट इस पाठशाला से जुड़ जाएगा, इस चैनल से जुड़ जाएगा, उसकी लाइफ में अचीवमेंट्स जुड़ने लग जाएंगे, उसकी लाइफ में यहां पे सक्सेस स्टोरीज जुड़ने लग जाएगी। और यही तो आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मार्क्स इतने आ जाए कि अखबारों में फोटो छप जाए, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज क्लास 9th में जो धुरंधर आ चुके हैं उनके लिए मैं लाया हूं चैप्टर नंबर 2, जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। पूरा का पूरा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आता है, कंजर्वेटिव्स क्या होता है, लिबरल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, सोशलिज्म सिस्टम क्या होता है, और ये सोशलिज्म सिस्टम स्प्रेड करके कैसे रशिया में पहुंच जाता है, रशियन रेवोल्यूशन कैसे होता है, लेनिन का क्या रोल रहा, स्टालिन का क्या रोल रहा, कलेक्टिवाइजेशन कैसे हुआ, कूलक्स क्या होता है, कोलखोस क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में दोस्तों कर चुके हैं। अब यहां पे बात हो जाती है कि सर मार्क्स कैसे आएंगे। तो मार्क्स आएंगे दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से, ठीक है ना। तो बात याद रखिएगा, गिरते हैं शेरे सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो हमें अब खड़े होकर भागते हुए सक्सेस स्टोरी का लिखना है, घुटनों के बल चलना अब दोस्तों यहां पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि टारगेट है सिर्फ 2025 का फाइनल एग्जाम, जिसमें हमें लाने हैं 80 में से 80 मार्क्स। क्लियर है क्या दोस्तों यहां पे? तो चलिए आज का सफरनामा हम लोग इसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं कि सारा हमें याद है, क्वेश्चन आएगा, आंसर हम लोगों से बच जाएगा। बट पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा चेंज रहेगा। यहां पे क्वेश्चन पढ़ के सबऑर्डिनेट जो भी ऑप्शंस होते हैं उससे और अगर क्वेश्चंस बनाने की कैपेबिलिटी है हम में, तो ये सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। तो आप कोशिश करें कि ये ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाना हम लोग शुरू करें। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहां बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, हु आर ज़ादिदिस्ट। ठीक है भाई, कौन ज़ादिदिस्ट हुआ करते थे? तो ये चैप्टर तो सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन का है। तो ज़ादिदिस्ट कौन थे ये हम लोगों को बताना है। दे वर सोशल रिफॉर्मर। क्या ये सोशल रिफॉर्मर थे? तो यहां पे बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ये सोशल रिफॉर्मर नहीं हुआ करते थे। दे वर रेवोल्यूशनरी। क्या वो यहां पे रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे? यहां पे दे वर क्रिश्चियंस। बिल्कुल नहीं, क्रिश्चियंस भी नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने पूरी जगह पे कहीं पे भी ये क्रिश्चियंस को तो नहीं देखा कि जो ज़ादिदिस्ट थे। They were मुस्लिम रिफॉर्मर विद इन द रशियन एम्पायर। तो रशियन एम्पायर में यहां पे सारे ही लोग जो है वो क्या हुआ करते थे, जो मुस्लिम रिफॉर्मर हुआ करते थे उनको कहा जाता था ज़ादिदिस्ट। क्या कहा जाता था दोस्तों यहाँ पे? ज़ादिदिस्ट। यहाँ पे सीन क्लियर आप लोगों को? बोलिए हाँ या ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को समझ में आ गया, आंसर भी हमें समझ में आ गया दोस्तों। दे वर मुस्लिम रिफॉर्मर विद इन द रशियन एम्पायर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ बोल्शेविक्स पार्टी विच ब्रॉट इट इनटू पावर इन रशिया। ऐसा कौन सा स्लोगन था बोल्शेविक्स पार्टी का जब रशिया में वो पावर में आई? तो बोल्शेविक्स पार्टी को लेड कौन कर रहा था दोस्तों? याद है आपको? व्लादिमीर लेनिन। कौन कर रहा था दोस्तों यहाँ पे? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है ना भाई। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो व्लादिमीर लेनिन ने यह भी कहा था कि मैं अपनी बातों को रखता हूं अप्रैल थीसिस के थ्रू। ठीक है, अब अप्रैल थीसिस में यहां पे 3 बातें करी गई थी। सबसे पहला बोला था कि बैंक का नेशनलाइजेशन होगा। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरा, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है भाई। तीसरा, यहां पे ये कहते हैं कि बस एक बार जो है वॉर खत्म हो जाए, और वॉर खत्म होगी तो ये सारी चीजें मैं अपने आप यहां पे कर दूंगा। ठीक है भाई। चलिए तो स्लोगन क्या दिया था बोल्शेविक्स पार्टी ने, ये हमें बताना है। ऑल पावर्स टू द सोवियत,
ऑल पावर्स टू द जार, ऑल पावर्स टू द ड्यूमा, या ऑल पावर्स एंजॉयड बाय द मिडिल मैन। तो ये हमें बताना है कि भाई सारी पावर्स किसके हाथ में होनी चाहिए। तो सारी पावर जो है वो होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे सोवियत के हाथ में, और ये सोवियत का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे पेट्रोग्रेड सोवियत। ठीक है, अब ये पेट्रोग्रेड सोवियत जो है कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे वर्कर्स और सोल्जर्स का। ठीक है, तो वर्कर्स एंड सोल्जर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है पेट्रोग्रेड सोवियत। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक की कहानी क्लियर, आंसर भी क्लियर दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, अब तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया सर कि क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 100% सही होगा। और क्या है आंसर दोस्तों यहाँ पे, ऑल पावर्स टू द सोवियट्स। ठीक है भाई, चलिए यहां तक के क्लियर हो गई कहानी। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूं। Who were कुलक्स, कुलक्स कौन हुआ करते थे यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए वर्कर्स ऑफ द बोल्शेविक्स पार्टी, क्या ये वर्कर्स हुआ करते थे बोल्शेविक्स पार्टी के, जिनको हम लोग कुलक्स कहते हैं, या तो बोलते हैं वर्कर्स ऑफ द मेंशेविक्स पार्टी, या तो बोलते हैं ग्रुप ऑफ आर्मी लीडर्स, क्या ये ग्रुप ऑफ आर्मी लीडर्स के लोग हुआ करते थे, या वेल टू डू पीजेंट्स हुआ करते थे। तो चलिए भाई ध्यान से सुनिएगा, कुलक्स का मतलब होता है दोस्तों वेल टू डू पीजेंट्स। बट प्रॉब्लम कब हुई सर, जब यहां पे व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो जाती है। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन की डेथ होने के बाद आते हैं यहाँ पे पावर में दोस्तों स्टालिन। ठीक है, स्टालिन यहाँ पे एक सिस्टम लेके आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन। और ये जो कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम आता है, ये आता है दोस्तों 1929 में। मगर इसके पहले कोई सिस्टम होता होगा। ठीक है भाई, 27 और 28 में। ठीक है भाई, 27 और 28 में यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था, वो यहाँ पे जो रिच पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, यहाँ पे ग्रेन्स को होर्डेड करके रखते थे, छुपा के रखते थे। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे ये बात पता चल जाती है स्टालिन को। तो स्टालिन क्या करता है, इनके घरों पे रेड लगा देता है। ठीक है, रेड का मतलब होता है यहाँ पे दबिश डाल देना। ठीक है भाई, अब इनके घर में रेड जैसी ही की जाती है तो यहाँ पे उनके पास बहुत सारा ग्रेन्स मिलता है जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कुलक्स का मतलब होता है वेल टू डू पीजेंट ऑफ द रशिया। रशिया के वेल टू डू पीजेंट जो है, रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी जो है, पीजेंट्स में मतलब ये यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स हो गए, पैसे वाले। ठीक है ना, वेल्थियर क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो वेल टू डू पीजेंट्स को यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों कुलक्स। क्या कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे, कुलक्स कहा जाता है। ठीक है भाई, कहानी यहां तक के क्लियर हो गई है। अब आंसर बताइए जल्दी से सर। तो यहाँ पे कुलक्स का मतलब होता है वेल टू डू पीजेंट्स। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, वेल टू डू पीजेंट्स। ठीक है भाई, चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, व्हेन डिड रशियन जार निकोलस सेकंड रिजाइन। अब यहाँ पे जार जो है यहाँ कब रिजाइन कर देता है, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई, तो चलिए भाई हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग तरीके से देखा था कि अलग अलग तरीके से रिवॉल्ट हुए। ठीक है भाई, चलिए जिसमें हम लोग सबसे पहला बोलते हैं भाई 1905 का जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ। इसके बाद हम लोगों ने बात करी, हम लोग 1917 में आए तो यहाँ पे अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, बट यहाँ फरवरी रेवोल्यूशन में लेड करती है वुमेन, और यहाँ पे कॉमन पीपल मतलब वहां पे करते हैं वर्कर्स। और वर्कर्स क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्ट्राइक्स करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे अगर मैं अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करूं तो अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या कहता है, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन लेड करता है व्लादिमीर लेनिन। और यहाँ पे बात होती है कि हमें अब नहीं चाहिए मोनार्की, मतलब कि मोनार्की को हटा के यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें चाहिए। ठीक है, और ये कब से शुरू होता है, तो ये स्टार्ट हो जाता है दोस्तों 2 मार्च 1917 से। कब से, 2 मार्च 1917 से। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे ये पता है कि आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए क्लियरली बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा 2 मार्च 1917। चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक अनोखा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है वो ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है भाई, चलिए तो ऐसा अनोखा क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मार्फा वेसिलेवा। ठीक है भाई, ये मार्फा वेसिलेवा के हिसाब से ये क्या बातें लिखी गई है, क्या ये सारी बातें जो है वो सही लिखी गई है, क्या ये सारी बातें यहाँ पे गलत लिखी गई है, हमसे पूछा गया है।
शी वॉज अ ब्रेव मिल वर्कर। ये मार्फा वासिलेवा जो है ये ब्रेव मिल वर्कर थी, पहली बात। शी वॉज मिलिंग मशीन ऑपरेटर, ये एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी। ये बातें बताई गई है इसके बारे में, अब इसमें से कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। शी सिंगल हैंडेड ऑर्गेनाइज्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक, और ये सिंगल हैंडेड जो है स्ट्राइक पूरी की पूरी स्टार्ट करती है। शी वॉज अ टिपिकल रशियन हाउसवाइफ, और ये एक टिपिकल रशियन हाउसवाइफ थी। ठीक है भाई, चलिए तो स्टेटमेंट बोलता है 1 और 2 सही है, 1 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सही है, या सारी ही बातें जो लिखी गई है दोस्तों यहाँ पे सही है। ठीक है भाई, चलिए तो याद रखिएगा कि एक ये ब्रेव मिल वर्कर थी, पहली बात बिल्कुल सही है। मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, ये भी बात सही है। शी सिंगल हैंडेड ऑर्गेनाइज अ सक्सेसफुल स्ट्राइक, ये भी बात सही है, बट ये टिपिकल हाउसवाइफ यहां पे नहीं थी। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो दोस्तों दिया गया है गलत दिया गया। अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें आंसर, तो आंसर क्या हो जाता है भैया, सारी की सारी बातें जो है वो सही तो नहीं कही गई है। ठीक है भाई, सारी बातें यहाँ पे सही नहीं कही गई है, मतलब ये तो नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड सिर्फ सही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अब ये फोर्थ तो है ही नहीं इसमें, तो अब बचा क्या दोस्तों हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट किसके बारे में दोस्तों, तो मार्फा वासिलेवा के बारे में बिल्कुल सही दिया गया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट टीचर्स यहाँ पे ला सकती है। ठीक है, तो मार्फा वासिलेवा के बारे में आपको ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहां तक के क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है आंसर हमारा सही है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रशिया डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1 बिकॉज, रशिया जो है वो चाहता था कि वर्ल्ड वॉर 1 से यहां पे क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, विड्रॉ कर दिया जाए। ठीक है भाई, चलिए अब रशिया में वर्ल्ड वॉर 1 की क्या कहानी थी, इंपैक्ट क्या था, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो दोस्तों कि यहां पे दो ग्रुप्स जो लड़ रहे हैं वो कौन है। तो यहां पे दो ग्रुप जो है, एक तो हो गया दोस्तों यहां पे सेंट्रल पावर वर्सेस यहां पे हो जाता है एलाइड पावर। ठीक है भाई, चलिए अब सेंट्रल पावर में कौन कौन आता है, तो वो आती है सर यहां पे जर्मनी, दूसरा आता है यहां पे ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। ठीक है भाई, चलिए तीसरा आता है यहां पे टर्की। ठीक है भाई, चलिए टर्की उस समय आता था ऑटोमन एम्पायर के अंडर। ठीक है भाई, चलिए यहां तक ही क्लियर है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं एलाइड पावर्स की, तो यहाँ पे एलाइड पावर्स कौन कौन थे ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें एलाइड पावर्स में नंबर 1 आ जाता है दोस्तों यहाँ पे यूएसएसआर, नंबर 2 आ जाता है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, नंबर 3 आ जाता है दोस्तों यहाँ पे यूएसए, नंबर 4 आ जाता है दोस्तों यहाँ पे फ्रांस, नंबर 5 यहाँ पे आ जाता है दोस्तों जापान, और नंबर 6 आ जाता है दोस्तों यहाँ पे इटली। क्या आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, इटली। तो अब यहाँ पे एग्जाम में याद करना है, तो सर हम लोग कैसे याद करेंगे, जल्दी से बताइए सर आप कैसे याद करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए मैं याद करने का तरीका भी आपको यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, आपको याद करना है उफ जी घाट, याद रहेगा। क्या याद करना है दोस्तों आपको, उफ जी घाट याद करना है। ठीक है, 3 यू का मतलब होता है यहाँ पे यूएसएसआर, यूके और यूएसए। एफ का मतलब होता है फ्रांस। उफ जी कहां पहुंच के उफ जी घाट करोगे, तो उफ जी करोगे घाट पे पहुंच के। तो जे और आई का मतलब हो जाएगा जापान और इटली। GHAT का मतलब होगा, जी का मतलब है यहाँ पे जर्मनी, H का मतलब है यहाँ पे हंगरी, A का मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रो और T का मतलब है यहाँ पे टर्की। तो उफ जी घाट जो है वो सारी कंट्रीज है जो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करती है। ठीक बात है, याद रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो पार्टिसिपेटेड कंट्री जो है उसको याद करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे उफ जी घाट से। किससे याद करते हैं दोस्तों यहाँ पे, उफ जी घाट से। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे रशिया के लोग डिमांड कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 से हमें अब यहाँ पे क्विट कर लेना चाहिए। उसके क्या रीजंस होंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पे डिमांड हो गई थी ड्यूमा की। ड्यूमा क्या है दोस्तों, तो रशियन पार्लियामेंट को
हम लोग यहाँ पे ड्यूमा कहते हैं। और ये बनी कब? तो 1905 के बाद, रिवॉल्ट के बाद बन जाती है। ठीक है भाई, चलिए। बट यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन में जब एंट्री की बात आती है तब यहाँ पे जार निकोलस जो है ये इनसे किसी भी तरीके से एडवाइस नहीं करता है, एडवाइस नहीं लेता है। ठीक है भाई, अगर ये एडवाइस नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे अगेंस्ट में चले जाएंगे, किसके? जार के। अब होता क्या है इसके कारण यहाँ हेवी डिस्ट्रक्शन होता है क्रॉप्स का। दूसरा, यहाँ पे अलग अलग जो बिल्डिंग्स होती है उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स और यहाँ पे बिल्डिंग्स फाइनली करती है 3 मिलियन रशिया के लोगों को रेफ्यूजी। इसीलिए यहाँ कहीं ना कहीं बात की जाती है कि ये जो वर्ल्ड वॉर वन है इससे हमें क्विट मारना चाहिए। पीपल्स वर डिमांडिंग पीस, लोग यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो लोग चाहते थे जिसको हम लोग बोलते हैं सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, सिविल वॉर वॉज गोइंग इन रशिया, और यहाँ पे सिविल वॉर ऑलरेडी चल ही रहा था रशिया में। ठीक है, रशिया हैड लॉस्ट लॉट ऑफ मैन पावर, और यहाँ पे बहुत सारे रशिया के जो लोग थे वो यहाँ पे किल्ड हो चुके थे। इट वॉज अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म, और ये इंपीरियलिज्म के कहीं ना कहीं अगेंस्ट में बात हो रही थी। मतलब यहाँ पे सारी जो बातें दी गई है वो बिल्कुल यहाँ पे सही दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पे सारी ही बातें जो है दोस्तों यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन में बिल्कुल यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है भाई, चलिए। तो मतलब यहाँ पे जो ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिया गया है इसमें बोल रहा है ऑल आर नॉट करेक्ट, द करेक्ट रीजन। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शन सही है। मतलब ऑल 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। मतलब पीपल्स वर डिमांडिंग पीस बिल्कुल सही है, और सिविल वॉर वाज गोइंग इन रशिया बिल्कुल, रशिया हैड लॉस्ट मैन पावर बिल्कुल सही है, और इट वाज अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म ये भी बात बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है, तो आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ बोलता है कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ नॉन रशियन नेशनलिस्ट बिफोर 1917 रशियन रेवोल्यूशन। तो 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के पहले यहाँ पे जो नॉन रशियंस थे उनका यहाँ पे क्या स्टेटस था? दे हैड इक्वल स्टेटस, क्या उनको इक्वल स्टेटस की तरह माना जाता था? दे वर ट्रीटेड एज इंफीरियर, क्या उनको यहाँ पे एज अ इंफीरियर ट्रीट किया जाता था? दे वर गिवन इक्वल राइट्स, क्या उनको यहाँ पे इक्वल राइट्स दिए जाते थे? दे वर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर, यहाँ पे उनको खुद की प्रैक्टिस करना और यहाँ पे जो भी इनकी लैंग्वेज है या इनका कल्चर है इसको फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। तो नॉन रशियन के साथ 1917 के पहले, मतलब जब तक के मोनार्की चल रही थी तब तक के यहाँ पे ना तो उनको ट्रीट किया जाता था इक्वली, ना तो यहाँ पे उनको अलाउड था कि वो किसी लैंग्वेज या तो वो किसी कल्चर को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते। तो इसके हिसाब से देखें तो फर्स्ट और सेकंड तो सही नहीं है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही नहीं है, सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट और थर्ड जो है दोस्तों यहाँ पे गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर सी जो है बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है यहाँ पे? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में कॉमिंटर्न भी कहते हैं, क्या यहाँ पे उनके स्पेशल फीचर्स है? It was formed to promote socialist revolution on an international scale। यहाँ पे क्या वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को एक इंटरनेशनल स्केल पे यहाँ पे ले जाते हैं? ये स्टेटमेंट बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बेसिस पे यहाँ पे इंटरनेशनल स्केल पे ले जाने का काम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यहाँ पे करता है। It was decided the policies to be pursued and laid them down for the worldwide acceptance। ये कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहती थी जो कि वर्ल्ड वाइड जो है इसको यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। The section of the Socialist Party which were more radical and progressive organized themselves into common interest। यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टीज बनाए जाए जो कि मेनली मोर रेडिकल्स हो और यहाँ पे प्रोग्रेसिव हो, मतलब कि आगे बढ़ते हुए यहाँ पे काम करे और यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा काम हो। इट वॉज फॉर्मली एंडेड इन 1943, मगर इसका एंड हो जाता है 1943 में। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के फीचर्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, या तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने क्या क्या काम किए। तो यहाँ पे चारों बातें जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए सही दी गई है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए, मतलब ऑल आर करेक्ट।
फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, नॉट करेक्ट, बट यहाँ पे आंसर सारे ही दोस्तों सही दिए गए हैं, तो ऑल आर करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सारी ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें Who started collectivization, तो कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट करने वाला यहाँ पे कौन था, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं दोस्तों, तो 4 नामों में सबसे पहले दिया गया है लेनिन। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें व्लादिमीर लेनिन की, तो व्लादिमीर लेनिन का जो कंट्रीब्यूशन था तो व्लादिमीर लेनिन का कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूशन जो था वो कुछ इस तरीके से था दोस्तों यहाँ पे कि इसने बनाई थी अप्रैल थीसिस, अपनी बात रखने के लिए इसने अप्रैल थीसिस की बात करी। ठीक है, जिसमें ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ वॉर एंड हो जाने दीजिए, यहाँ पे हम लोग करेंगे दोस्तों बैंक का नेशनलाइजेशन, और आखिरी में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी दोस्तों वॉर एंड हो जाने दो, बैंक का नेशनलाइजेशन हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है लेनिन के अप्रैल थीसिस LAT, तो LAT में पहला वॉर एंड हो जाने दो, दूसरा बैंक का नेशनलाइजेशन, और तीसरा जो है वो यहाँ पे लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन की दोस्तों यहाँ पे बात हो जाती है। ठीक है, तो LAT दोस्तों यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, जार निकोलस की हम लोग बात करें तो 1905 के बाद ये ड्यूमा को परमिट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे परमिट तो कर देता है, ये तो ठीक है भाई अपनी जगह पे। फिर स्टालिन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लेनिन की डेथ के बाद आता है स्टालिन, और यहाँ पे इसकी जो पॉलिसीज थी वो मेनली पॉलिसी कैसी थी भाई, तो यहाँ पे बात होती है कुलक्स को हटाने की 1928 में। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं होर्डेड करके रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होर्डेड करके रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रेन्स को होर्डेड करके रखते हैं ताकि हाई प्राइस में इसको हम लोग बेच पाए। ठीक है भाई, चलिए फिर यहाँ पे बात होती है कम्युनिटी, यहाँ पे लैंड की फार्मिंग की, जिसको हम लोग कहते हैं कोलखोज। ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा। रेस्पुटिन की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने आप में एक होली मैन हुआ करता था। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें ये जो चारों नाम है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है भाई, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए तो कहानी यहाँ तक के क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं। तो आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुत क्लियर है आपको आंसर है दोस्तों यहाँ पे स्टालिन। क्या है दोस्तों यहाँ पे स्टालिन। ठीक है भाई, चलिए कलेक्टिवाइजेशन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म। कौन था यहाँ पे जिसने हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म के बारे में यहाँ पे बताया? फेडोर बेलोव या बी सोकोलोव या SD विद्यालंकर या RS अवस्थी। ठीक है, SD विद्यालंकर या RS अवस्थी की बात करें तो ये तो इंडियन हो गए जिनने रशियन रेवोल्यूशन को अपने लैंग्वेज में पूरा का पूरा डिफाइन करा। ठीक है ना भाई, चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वी सोकोलोव की, तो यहाँ पे ये क्या हो गया भैया, ये नई नई चीजों में यहाँ पे रिसर्च करने का काम करेगा। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे रिफॉर्म करने की बात करेगा। ठीक है, सोकोलोव की बात करें। और यहाँ पे जब बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म की, तो ये देने का काम करता है फेडोर बेलोव। कौन होता है भाई यहाँ पे? फेडोर बेलोव। ठीक है भाई, तो आंसर क्या है? फेडोर बेलोव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ रशिया वाज फॉर्म्ड इन। कब ये यहाँ पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी रशिया में बनती है? 1905, 1911, 1907 या 1900 में ये बनती है? तो हम लोगों को पता है सर, सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है ये बनती है 1900 में। कब बनती है दोस्तों? यहाँ पे 1900 में। ठीक है ना भाई, चलिए तो ये याद रखिएगा 1900 में बनती है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। आई रिपीट, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। बट यहाँ पे रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ये यहाँ पे पहले से ही काम कर रहे थे। 1914 के पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे इलीगल बना दिया जाता है।
ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा ये। और यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो गया है कि ये जो पार्टी है ये कब बनाई जाती है दोस्तों, तो बनाई जाती है 1900 में। कब बनाई जाती है दोस्तों, 1900 में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है यहाँ पे, Which of the following is not an industrial area of Moscow? अब हम लोग यहाँ पे ये बात करें कि अगर रशिया की इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो रशिया की इकोनॉमी कुछ इस तरीके से डिवाइडेड थी दोस्तों यहाँ पे कि दोनों सेक्टर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रहे थे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम लोग सेक्टर्स की बात करते हैं तो पहला जो सेक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब इस प्राइमरी सेक्टर में हमें याद ये रखना है कि ये प्राइमरी सेक्टर जो है रिलेटेड है दोस्तों लैंड से। ठीक है भाई, चलिए, और लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, चलिए, तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर करने वाले यहाँ पे लगभग 85% लोग हुआ करते थे, या तो जो एग्रीकल्चर करते थे या तो उसके एलाइड एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। बट बेसिकली देखा जाए अगर देखा जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है ना भाई, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। नंबर 2 अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज की जब बात होती है तो इंडस्ट्रीज जो है वो पार्ट है दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर का। अब यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब ये चीजों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगभग 1890s में स्टार्ट हो जाती है, मतलब बात होती है 19th सेंचुरी में। तो इसके लिए जो लोकेशंस थी वो यहाँ पे 2 लोकेशन थी। पहली थी दोस्तों यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, और दूसरी जो लोकेशन थी वो थी दोस्तों यहाँ पे मॉस्को। ठीक है भाई, कहानी यहां तक की क्लियर हो गई। चलिए, तो यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ रशिया। सेंट पीटर्सबर्ग था, मॉस्को था, ईस्ट लंदन नहीं था, ग्रीनलैंड नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है यहाँ पे, बाकी सब क्या होना चाहिए दोस्तों, फिर तो गलत होने चाहिए। तो आंसर भी आपके सामने दोस्तों एकदम क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आंसर है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तो थे। ठीक है भाई, ईस्ट लंदन और ग्रीनलैंड नहीं था, मगर यहाँ पे पूछा है नॉर्थ, तो नॉर्थ के हिसाब से अब ईस्ट लंदन और ग्रीनलैंड जो है दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग गलत हो जाएगा, मॉस्को जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, कहानी क्लियर। तो आंसर क्या होना चाहिए सर, ईस्ट लंदन और ग्रीनलैंड एरिया नहीं थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को यहाँ था। याद रखेंगे धुरंधर दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ब्लडी संडे इंसिडेंट अकर्ड इन, ब्लडी संडे जो है वो कब यहाँ पे होता है, 1905 में होता है, ये 1907 में होता है, या 1911 में होता है, या 1917 में होता है। तो आपको पता है ब्लडी संडे जो है होता है 1905 में। कहीं ना कहीं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों पे अटैक होता है, बोलिए हाँ या ना। तो ये सारी कहानी जो है आपको ब्लडी संडे को याद रखना है, 1905। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है यहाँ पे, Why was the year 1905 bad for the Russian worker? 1904 जो है रशियन वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा। ऐसा क्यों, क्या कारण था जिसके कारण यहाँ पे रशियन वर्कर्स के लिए 1904 जो है बेहतर नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिप्लेस मैनुअल वर्कर विथ मशीन। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है यहाँ पे हट जाता है और यहाँ पे मैनुअल वर्कर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैनुअल वर्कर्स की जगह यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण मशीन्स आ जाती है। प्राइस रोज वेरी हाई, यहाँ पे चीजों के प्राइस जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज होते चले जा रहे थे। और हम लोगों ने कहा था कि यहाँ 1905 का मेन कारण कहीं ये भी था कि चीजों के प्राइस जो है इंक्रीज हो रहे थे। पैरेलली वेजेस जो है जितनी इंक्रीज होनी चाहिए इंक्रीज तो नहीं हो रही थी, मगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 20% जो है वो यहाँ पे वेजेस डेक्लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे डेक्लाइन। मतलब यहाँ रिलेशन कैसा हो गया सर, तो यहाँ पे रिलेशन जो है इनवर्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे इनवर्स। इसको हम लोग यहाँ पे रिलेशन को वाइस वर्सा भी कहते हैं दोस्तों।
ठीक है, तो वेजेस मतलब प्राइस और वेजेस के बीच में रिलेशन कैसा हो गया, वाइस वर्सा हो गया। प्राइस रोज वेरी हाई, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर वर्कर्स टू मेक देयर बोथ एंड्स मीट। अब यहाँ पे बहुत कठिन हो गया था कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मतलब दोनों समय उसको खाना मिल पाए, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था। प्राइस फेल डाउन, क्या यहाँ पे पैसे एकदम से गिर जाते हैं, प्राइस फेल डाउन। एज ए रिजल्ट देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ फूड, यहाँ पे किसी भी तरीके का शॉर्टेज ऑफ फूड यहाँ पे नहीं हुआ करता था। वर्कर्स हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग टाइम अंडर हार्श कंडीशन, लगभग इनको 15 घंटे काम करना होता था, बट इनके जितने भी आवर्स हुआ करते थे उस हिसाब से यहाँ पे वेजेस को दोस्तों इंक्रीज नहीं किया जाता था। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे क्या 1905 जो है वो सही रहा या नहीं रहा, हम लोगों से ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, प्राइस रोज वेरी हाई, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर वर्कर्स टू मेक देयर बोथ एंड्स मीट, मतलब वेजेस नहीं बढ़ रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता था कि हम किस तरीके से इसमें यहाँ पे ओवरकम करें। ठीक है भाई, चलिए कहानी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे ये कहता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर का जो ग्रुप था जो 1914 में बना था, और आप लोगों को ये भी क्लियर है दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से कि सर वर्ल्ड वॉर वन जो है, वर्ल्ड वॉर वन जो है आपने याद करवा दिया है, हमें याद करवाया है सर आपने, किस नाम से, उफ जी वर्सेस क्या है दोस्तों, जल्दी से बता दो। वर्सेस था सर यहाँ पे घाट। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे उफ जी को आपने सर नाम दिया था, क्या नाम दिया था सर, जल्दी से बताएं। इसको हमने नाम दिया था एलाइड पावर्स। क्या नाम दिया था दोस्तों, एलाइड पावर्स, और ये ही फाइनली जीतती है। ठीक है, तो विनर कौन रही दोस्तों यहाँ पे, सर विनर थी एलाइड पावर्स। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे लूजर कौन रही, तो लूजर रही सर यहाँ पे घाट। ठीक है ना भाई, और यहाँ पे घाट को क्या कहा जाता था दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसको कहा जाता था सर यहाँ पे सेंट्रल पावर्स। क्या कहा जाता था दोस्तों यहाँ पे, चलिए एग्जाम में ये बातें याद रखेंगे, बोलिए हाँ या ना। ठीक है भाई, चलिए तो सेंट्रल पावर्स और अलाइड के बीच में यहाँ पे लड़ाई होती है और पूछा जाता है कि इसमें से जो 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सेंट्रल पावर में नहीं था। तो सेंट्रल पावर में था कौन कौन, पहली थी जर्मनी, दूसरी थी हंगरी, तीसरा ऑस्ट्रो और चौथा टर्की। अब बताओ यहाँ पे क्या नहीं होगा, रशिया नहीं होगा ना दोस्तों, टर्की तो था, जर्मनी तो था और ऑस्ट्रिया भी था। ठीक है ना भाई, चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताएं दोस्तों। अब आप लोगों को ऑप्शन मिल चुका है, आंसर जल्दी से बताएं। तो आंसर होगा सर रशिया इसका पार्ट नहीं था, क्योंकि रशिया तो सर यहाँ पे एलाइड पावर्स का पार्ट था। किसका पार्ट था दोस्तों, यहाँ पे एलाइड पावर्स का पार्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सफरनामा जो है समाप्त होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और हम लोग स्विच कर जाते हैं दोस्तों यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के आने वाले। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मगर प्रिपरेशन तो हम लोग सारी करेंगे, 1 मार्क्स की भी, 3 मार्क्स की भी और 5 मार्क्स की भी। क्यों, क्योंकि यहां डिफाइन थोड़ी ना है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे समहाउ रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो हमसे तो सब बनता है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के, और इस पाठशाला में सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ लिखवाया जाता है और सब कुछ समझाया भी जाता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, कहता है हु कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर बिफोर द 18th सेंचुरी इन फ्रांस। किसके हाथ में यहाँ 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में फ्रांस में पावर हुआ करती है। तो दिमाग थोड़ा सा आप वापस फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे तो आपको सारी बातें धीरे धीरे करके याद आने लगेगी। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 18th सेंचुरी का मतलब है दोस्तों 1701 से लेके 1799। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 1701 से लेकर 1799 में अगर मैं इवेंट्स की बात करना शुरू करूं तो सबसे पहला इवेंट यह हुआ था कि 1774 में लुइस 16 जो है वो यहाँ पे किंग बनता है। ठीक है भाई, राजा बन गया यहाँ पे। दूसरी हम लोग बात करें 1789 में यहाँ पे स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन।
ठीक है भाई। चलिए पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे 1790 में एक्टिवली रोल प्ले करना चालू करते हैं जैकोबिन क्लब मेंबर्स, और जैकोबिन क्लब मेंबर को लेड कौन कर रहा था दोस्तों? वो कर रहे थे यहां पे मैक्समिलन रॉबर्सपियर है। ठीक है भाई, चलिए ये याद रखिएगा। पॉइंट 4, 1791, तो यहां पे बात होती है दोस्तों नेशनल असेंबली की। अगर बात करते हैं हम लोग 5th 1792, तो फ्रांस को बनाओ आप रिपब्लिक। बात करेंगे अगर हम लोग यहां पे 1793 और 1794, तो ये समय रहा दोस्तों रेन ऑफ टेरर का, जिसमें एक सिस्टम आता है गिलोटिन सिस्टम, और इसी गिलोटिन सिस्टम में लुइस 16, उसकी वाइफ मैरिया एंटोनिएट, एंड रॉबर्सपियर है, ये तीनों की कहानी जो है दोस्तों यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है भाई, तो यहां तक के कहानी क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले ही लेना भैया, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, चलिए पॉइंट नंबर 7 पे मैं आता हूं। 1794 आ गया, इसके बाद 1794 में जैसे ही मैक्समिलियन रॉबर्सपियर की कहानी खत्म होती है, तो सारी पावर जो आ जाती है वो आ जाती है थर्ड एस्टेट्स के मिडिल क्लास, जो कि रिच हुआ करते थे। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि पावर एक हाथ में नहीं रहनी चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। तो अब यहां पे रेकमेंड किया जाता है 1795 से लेके लगभग 1799 तक के डायरेक्टरी रूल। मगर ये डायरेक्टरी रूल भी नहीं चल पाता है दोस्तों प्रॉपरली, तो यहां पे 1799 में आ जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है भैया, चलिए नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पे जो सिस्टम चलाया उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सुलेट सिस्टम या कॉन्सुल सिस्टम। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे - 1804 में लेके आता है नेपोलियन बोनापार्ट सिविल कोड, जिसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली, प्रिविलेजेस बाय बर्थ को खत्म किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगी, और तीसरी बड़ी बात कही थी यहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो यहां बात हो रही है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो अभी आपको ये सारा का सारा सिस्टम जो है दोस्तों याद करना है। ये सारी बात क्यों चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने यहां बात करी सर कि 18th सेंचुरी में यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन या सोशल और यहाँ पे जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो किस तरीके से बेहतर होती है। ठीक है भाई, चलिए तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया 1850 तक के पूरी कहानी। ठीक है भाई, चलिए तो ये हम लोगों ने पूरा 18th सेंचुरी क्रॉस कर लिया। अब हम लोग जाते हैं दोस्तों जैसे ही 19th सेंचुरी पे। ठीक है ना भाई, तो 19th सेंचुरी का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे 19th सेंचुरी का मतलब हो गया 1801 से लेके 1899। ठीक है, क्या हो गया भैया 1801 से लेके 1899, जिसमें हम लोगों ने बात करी 1804 में सिविल कोड की, और यहाँ 1815 और 1813 की अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग 1804 की बात कर चुके हैं, जहां पे नेपोलियन जो है वो क्या चला रहा था भैया, सिविल कोड चला रहा था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1815 की। तो 1815 जो है वो होता है यहाँ पे बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है भाई। बैटल ऑफ वाटरलू में क्या होता है, तो सर आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन के थ्रू, ठीक है भाई। चलिए इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था, पर्ब नेशंस, ठीक है ना, पर्ब नेशन याद करिएगा। और इसको लेड करते हैं ड्यूक मेटरनिक। इसको लेड करने वाला कौन पर्सन था दोस्तों, वो था ड्यूक मेटरनिक, ठीक है ना भाई। चलिए और 1813 में होती है बैटल ऑफ लेप्जिग, ठीक है भाई। चलिए कहीं कहानी में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ दोस्तों। चलिए तो यहां तक के क्लियर हो गया हमें। अब हम लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में समझ में आने लग गया कि 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस हुए और कौन कंट्रोल कर रहा था फ्रांस को 19th और 18th सेंचुरी के पहले। तो अब हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर पे, और आंसर आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन जो फ्रांस की थी 18th और 19th सेंचुरी के पहले वो कैसी थी। चलिए हम लोग समझते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च कंट्रोल्ड द इकोनॉमिक एंड सोशल पावर इन फ्रांस बिफोर द 18th सेंचुरी। इसका कहने का ये मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है वेल्दियर क्लास ऑफ द सोसाइटी, ठीक है भाई। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वेल्दियर क्लास ऑफ द सोसाइटी के हाथ में सारा का सारा कमांड हुआ करता था, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1789 तक के सोसाइटी को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। ये पता है आप लोगों को यहाँ पे। चलिए भाई कैसे पता है, तो सबसे पहली जो सोसाइटी थी उसको हम लोग कहते थे यहाँ पे क्लर्की, उसके बाद जो आते थे उसको हम लोग कहते थे यहाँ पे नोबल्स, और जो लास्ट थे उनको हम लोग कहते थे यहाँ पे थर्ड एस्टेट, ठीक है भाई। और पूरी कंट्रोलिंग इनके हाथ में होती थी। सारे टैक्स जो देने होते थे, टैक्स देने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कौन करेंगे, वो करेंगे थर्ड एस्टेट। कौन करेंगे दोस्तों यहाँ पे, थर्ड एस्टेट, ठीक है भाई। चलिए तो यहां तक के क्लियर हो गई कहानी की 18th और 19th सेंचुरी के पहले जो पूरा कमांड हुआ करता था दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में हुआ करता था, तो वो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, मतलब कि यहाँ पे क्लर्की और नोबल्स के हाथ में हुआ करता था। चलिए नेम एनी 2 इंडियंस हु वॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहां पे इंडिया के ऐसे कौन से लोग थे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं इंप्रेस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं चीजों को सीखते हैं। तो हम लोग को पता है भाई राजा राम मोहन राय और दूसरे थे डेरोजियो, जो कि कहीं ना कहीं बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो कि कहीं ना कहीं डेस्पोटिज्म को खत्म करने की बात करता था, और बात करता था दोस्तों यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी ला सकते हैं, कैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ सिटीजन्स के राइट की बात कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे फादरलैंड को यहाँ पे फ्री किया जा सकता है। तो डेरोजियो और राजा राम मोहन रॉय ने कहीं ना कहीं बात करी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और इंडिया में ये कोशिश कर रहे थे कि ये सिस्टम कैसे आ पाए, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं आगे। What were the varied responses in Europe about transformation of the society? जैसे ही यहाँ पे सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है, इसके क्या इफेक्ट यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलते हैं। There were some who accepted that some changes were necessary. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा चाहते थे कि जो चेंजेस है वो यहाँ पे होना चाहिए, but wish to have gradual shift. बट यहाँ पे ये चाहते थे कि जो शिफ्ट वो ग्रेजुअल हो, मतलब कि यहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म सिस्टम है इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, और ये जो चेंज करना चाहते वो धीरे धीरे करके यहाँ पे करना चाहते हैं। While others wanted radical restructuring of the society, और आधे लोग जो है वो चाहते थे रेडिकल सिस्टम। रेडिकल सिस्टम में ये हो जाता है दोस्तों कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होगी, पहली बात। जो प्रॉपर्टीड मैन होंगे वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टैक्स देने वाले यहाँ पे वोट कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बनेगी इट इज नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन द रिलीजन। तो रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनाई जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी में हम लोगों को 2 पार्ट्स पढ़ने होते हैं। पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंजर्वेटिव्स, और दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे रेडिकल्स।
ठीक है भाई, चलिए यहां तक के कहानी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहां पे क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं, मेंशन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट फेवर्ड बाय द लिबरल्स। अब यहां पे बोल रहा है कि जो लिबरल्स है, लिबरल्स चाहते हैं हर तरीके से यहां पे क्या हो दोस्तों, यहां पे फ्रीडम हो। तो यहां पे लिबरल्स कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये हम लोगों को दोस्तों यहां पे बताना है। ठीक है भाई, चलिए। दे इंसिस्टेड ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां पे लिबरल्स क्या बोलते हैं कि यहां पे जो गवर्नमेंट बनेगी वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, मतलब लीडर जो है वो इलेक्टेड हो। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द लॉ इंटरप्रेटेड बाय द वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। अब यहां पे जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो अंडर द गाइडेंस ऑफ जुडिशरी काम करेंगे। दूसरा, यहां पे कोई भी इसमें इंटरप्रेट नहीं करेगा। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स एंड द ऑफिशियल। ना तो यहां पे रूलर्स ना तो यहां पे ऑफिशियल किसी भी तरीके से इंटरप्रेट यहां पे करेंगे। तो ये लिबरल्स ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा जो है लॉ ऐसे बनाए जाए जो कि जुडिशरी पूरी तरीके से हैंडल करे और यहां पे लॉ सबसे सुप्रीम होना चाहिए। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की यहां पे लिबरल्स दोस्तों बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाउ कैन यू से दैट द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। यहां पे एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि लिबरल डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे, ये हम लोगों को यहां पे बताना है। ठीक है भाई, चलिए। तो जैसा आपको पता है दोस्तों कि डेमोक्रेसी में होता क्या है कि जो सारी पावर्स है वो लोगों के हाथ में होती है और यहां पे लोग इलेक्शन करके यहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके लाते हैं। बट यहां पे अगर हम लोग बात करें कि लिबरल डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि लिबरल्स ये कहते थे कि यहां पे जो गवर्नमेंट बनेगी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं बनेगी। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, राइट टू वोट मिलता है, सभी को वोटिंग राइट मिलती है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए। द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट बिकॉज, क्यों नहीं थे वो, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो यहां पे नहीं चाहते थे कि यहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। एंड फेल्ट दैट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव द राइट टू वोट। अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि वेल्दियर क्लास ऑफ द सोसाइटी जो है, रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी जो है, वो ही सिर्फ यहां पे वोट कर सकती है, बाकी कोई भी यहां पे दोस्तों वोट नहीं कर सकता। felt that only men of property should have the right to vote. They were against voting rights to the women. और कहीं ना कहीं ये rights to women की बात नहीं करते थे, मतलब rights किसी भी तरीके से women को ना मिले, और इसमें स्पेशली right to vote की बात कर रहे हैं। फाइनली 1946 में जाके फ्रांस में वुमेन्स को राइट टू वोट यहां पे दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मेंशन वन सिग्निफिकेंट व्यू ऑफ द रेडिकल्स। रेडिकल्स का सिस्टम हम लोगों को यहां पे बताना है। रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स का सीधा सिस्टम ये हुआ करता था कि यहां पे जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो हमेशा सर मेजॉरिटी के बेसिस पे बनेगी। हमेशा याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट बनेगी वो मेजॉरिटी के बेसिस पे हमेशा यहाँ पे बनेगी। ठीक है भाई, चलिए। तो इस तरीके से यहाँ पे रेडिकल्स का व्यू हम लोगों को समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। When did the conservatives become receptive to the needs of the change? अब यहाँ पे कंजर्वेटिव जो है, एक समय ऐसा आता है जब कंजर्वेटिव जो है वो भी चेंज की यहाँ पे बात करने लगते हैं। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है दोस्तों यहाँ पे 1789 में। ठीक है भाई, द कंजर्वेटिव्स बिकेम रिसेप्टिव टू सम काइंड्स ऑफ द चेंज। और यहाँ पे वो कुछ चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, मगर वो यहाँ पे धीरे धीरे चाहते हैं। और हेरिडिटी जो है, हमारे जो सिस्टम बने हुए उन सब का हमें रेस्पेक्ट के साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लो जो है वो आगे ले जाना है। तो इस तरीके से क्लियर होता है दोस्तों हम लोग को। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ आइडियोलॉजी वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल चेंज अर्लियर इन द 18th सेंचुरी। कौन सा ग्रुप है जो यहाँ पे अभी भी चाहता है कि यहाँ पे जो आइडियोलॉजी चल रही है वो सारी की सारी चेंज हो जाए? ऐसा कौन सा ग्रुप है जो चेंज की बात यहाँ पे करता है? द कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव जो है वो कहीं ना कहीं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, और वो चेंज तो चाहता है मगर वो बहुत बड़ा ही स्लो चेंज यहाँ पे चाहता है। इन द अर्ली 18th सेंचुरी वर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड द सोशल चेंज। और यहाँ कंजर्वेटिव जो है किसी भी तरीके का पॉलिटिकल और सोशल चेंज यहाँ पे नहीं चाहता है, क्योंकि वो चेंज जो चाहता है वो स्लो चाहता है, और ये चाहता है कि पास की हमेशा रेस्पेक्ट होती रहे दोस्तों। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। What were the ideas of conservatives regarding social change in the 19th century? सोशल चेंज से रिलेटेड यहाँ पे क्या आइडियोलॉजी थी यहाँ पे कंजर्वेटिव्स की, यहाँ पे 19th सेंचुरी में, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ बोलता है द कंजर्वेटिव्स बिलीव that some changes were required in the society। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे चेंजेस जो है सोसाइटी में वो रिक्वायर्ड है, बट चेंजेस शुड बी स्लो। चेंजेस तो होने चाहिए मगर चेंजेस सारे कैसे होने चाहिए दोस्तों, यहाँ पे स्लो होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं।
What kind of development took place as a result of new political trends in Europe? अब यहाँ पे यूरोप में स्टार्ट होता है नया एक सिस्टम। अब जो नया सिस्टम स्टार्ट होता है पॉलिटिकल ट्रेंड्स का, इसमें यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिलती है? एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड। अब यहाँ पे नए सिस्टम में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जाती है कि नए नए सिटीज जो है यहाँ पे सेटअप हो रहे हैं और रेलवे जो है एक्सपांडेड होता है। ठीक है भाई, चलिए अगर हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड में लगभग 1760 और 1770s में ये जो है सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इंग्लैंड में ये 1760 1770 में स्टार्ट होता है, मतलब कि ये स्टार्ट हो जाता है दोस्तों 18th सेंचुरी में। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रांस की तरफ, यूरोप की तरफ। ठीक है भाई, चलिए यूरोप में ये 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी में आ जाता है और जर्मनी में पहुंचते पहुंचते इसको हो जाता है 20th सेंचुरी। ठीक है भाई, कहानी यहां तक की क्लियर हो गई है मेरे ख्याल से। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है। इसके बाद नई नई सिटीज एस्टैब्लिश होने चालू होती है और यहाँ पे रेलवेज भी जो है दोस्तों यहाँ पे एक्सपैंडेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, एक्सप्लेन। लिबरल जो है डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये हम लोगों को एक्सप्लेन करके अब दोस्तों यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई, चलिए लिबरल्स की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग, ये कहीं भी किसी भी तरीके से बात नहीं करते थे कि यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे गवर्नमेंट बने। ये नहीं चाहते थे यहाँ पे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, ये चाहते थे कि राइट टू वोट तो मिले और सिर्फ इसको मिले यहाँ पे प्रॉपर्टीड मैन को मिले। ठीक है भाई, पैरेलली जब हम लोग बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में सारी चीजें जो है इसके अगेंस्ट में चले जाती है। जो भी मैंने लिबरल्स में बोला वो उल्टा कर दीजिए तो वो डेमोक्रेट्स बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए द लिबरल्स कुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेट्स बिकॉज इवन दो दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के अलावा क्या बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात हो रही है। सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय द वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट बनेंगे, जो भी लॉ बनेंगे, यहाँ पे जो भी जुडिशरी होगी वो इंटरप्रेट कर सकती है, इंटरफियर यहाँ पे कर सकती है। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी रूलर्स इसमें किसी भी तरीके से अपना रोल प्ले नहीं करेगा। एंड ऑफिशियल्स दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बट यहाँ पे ऐसा बोला गया कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब वोटिंग एज जो है ये यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे वोटिंग एज क्या है दोस्तों, नहीं होगी। ठीक है, एंड ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोटिंग राइट्स, और यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे किसी भी तरीके से वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। किसको नहीं मिलेंगे, तो सर यहाँ पे वुमेन को नहीं मिलेगा। और मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि 1946 में यहाँ पे फ्रांस में वुमेन्स को मिलता है राइट टू वोट। ठीक है भाई, चलिए दे फेल्ट राइट टू वोट शुड ओनली बी गिवन टू द प्रॉपर्टीड मैन, और यहाँ पे वो चाहते थे कि प्रॉपर्टीड मैन को ही यहाँ पे राइट टू वोट मिले, अदरवाइज किसी को भी यहाँ पे राइट टू वोट ना मिले। तो इस तरीके से यहाँ पे कहानी जो है दोस्तों हमें एकदम ही क्लियर हो गई है दोस्तों कि क्या हो रहा था, लिबरल्स डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे, इसके कारण अलग अलग थे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए डिस्क्राइब द व्यू ऑफ द रेडिकल्स। ठीक है भाई, चलिए हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे रेडिकल्स की। रेडिकल्स क्या थे, क्या सिस्टम वो चाहते थे और कैसा चेंज वो यहाँ पे दोस्तों चाहते थे। द फॉलोइंग वेर द व्यू पॉइंट्स ऑफ द रेडिकल्स। नंबर 1, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जब भी रेडिकल आइडियोलॉजी की बात होगी यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात हम लोगों को ये कहना है कि सर जो गवर्नमेंट बनेगी वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है भाई, चलिए दूसरी बोलते हैं बात यहाँ पे, मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज, मतलब कि यहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरी बड़ी बात, बट यहाँ पे देखें तो ये जस्ट अगेंस्ट बात कर रहे हैं दोस्तों लिबरल्स के। किसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं दोस्तों, लिबरल्स के। ठीक है भाई, चलिए तीसरा बोलता है दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, मतलब ये यहाँ पे जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ है इसको यहां पे एंड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स दो दे फेवर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहां पे वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हो,
प्राइवेट प्रॉपर्टी तो दोस्तों हो, बट यहां पे बोल रहे हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स ना हो, मतलब पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो। ठीक है भाई, पैसा जो है वो सभी में इक्वली बटा रहे। चलिए यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई। तो रेडिकल्स जो है ये 5 तरीके से यहाँ पे बातें करते हैं। पहली बात ये करते हैं कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो मेजॉरिटी के बेसिस पे होनी चाहिए। दूसरा ये बोलते हैं कि यहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तीसरा ये बोलता है कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो है वो यहाँ पे एंड होना चाहिए, प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंड होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो, प्रॉपर्टी जो है सभी लोगों के हाथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, ये सिस्टम बनाना चाहते थे दोस्तों यहाँ पे रेडिकल्स। ठीक है, इसीलिए ये अगेंस्ट हो गए दोस्तों के, हाँ, लिबरल्स के अगेंस्ट में, मतलब दोनों आइडियोलॉजी जो है दोस्तों यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, व्हाट वर द व्यू पॉइंट्स ऑफ द कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स यहाँ पे क्या सोचते थे ये हम लोगों को बताना है। कंजर्वेटिव्स तो एक स्लो प्रोसेस चाहते थे चेंज का, और वो चाहते थे कि पास की हमेशा क्या होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए द कंजर्वेटिव्स हैड द फॉलोइंग व्यू पॉइंट। इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी दे वर अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। जब यहाँ पे 18th सेंचुरी की शुरुआत होती है, और दोस्तों 18th सेंचुरी की शुरुआत होती है लगभग यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 1701 से लेके 1709 के बीच में होती है यहाँ पे 18th सेंचुरी में। मगर ये क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं यहाँ पे ये चेंज को। ठीक है भाई, चलिए पहली बात। ओके, सेकंड बात हम लोग करते हैं, लेटर इन द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज इज इनएविटेबल। ठीक है, 19th सेंचुरी के आते आते, मतलब 1801 से लेके 1899 के बीच में आते आते इनने कहा कि कुछ चेंज तो यहाँ पे जरूरी है, कुछ चेंज जो है वो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम दे बिलीव दैट द पास्ट हैज टू बी रेस्पेक्टेड, और यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पास्ट है हमारा, जो भी हमारी हेरिडिटरी सिस्टम से हम लोग यहाँ पे आए हैं, उस पास्ट का हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों, रेस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, मगर यहाँ पे ये चेंज तो चाहते हैं, मगर ये चाहते हैं दोस्तों कि ये जो प्रोसेस है वो हमेशा क्या रहे, थोड़ा सा स्लो रहे, एकदम से सारी चीजों को चेंज यहाँ पे ना किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंजर्वेटिव्स की जो आइडियोलॉजी है ये हम लोगों को यहाँ पे समझ में आती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। What should society according to the liberals radicals develop? तो सोसाइटी के हिसाब से क्या लिबरल्स की सोसाइटी होनी चाहिए, क्या यहाँ पे रेडिकल्स की सोसाइटी होनी चाहिए, और ये कैसे कैसे करके यहाँ पे डेवलप होते हैं भाई। चलिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, द कंजर्वेटिव्स हैड द फॉलोइंग व्यू पॉइंट। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे लिबरल्स और रेडिकल्स के जस्ट अगेंस्ट में चले गए थे कंजर्वेटिव्स, ये तो बात ही नहीं मानते थे। और हमें कंजर्वेटिव्स की बात पता है कि कंजर्वेटिव्स ने कहा था कि 18th सेंचुरी के पहले हम तो चेंज नहीं चाहते, मगर धीरे धीरे करके 19th सेंचुरी में आते आते इन लोगों ने चेंज की बात करना शुरू कर दी थी। और यहाँ पे बोलते हैं कि ये हमेशा पास्ट को क्या करना चाहते थे, रेस्पेक्ट करना चाहते थे, और यहाँ पे चाहते थे कि जो चेंज हो रहा है दोस्तों वो एक स्लो प्रोसेस के थ्रू हो, एक जैसे प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ना हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why were socialists against प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इवल्स? यहाँ पे बोल रहा है सोशलिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बात करते हैं, और बोलते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही कहीं ना कहीं समाज के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगी। क्या ये सही बात है दोस्तों? बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे आइडियोलॉजी किसकी फॉलो होगी भाई, तो सोशलिज्म के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बात करी थी। हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बात करी थी, और बात करी थी हम लोगों ने यहाँ पे कि भाई रॉबर्ट ओवन की बात करी थी। तो ये कहीं ना कहीं कॉपरेटिव्स की बात करते थे, सोशलिज्म की बात करते थे। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे जब मार्क्स की आइडियोलॉजी आती है, जो कि सोशलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे, बिलीव दैट द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज प्राइवेट कैपिटलिस्ट। इन्हें एक सीधी स्टेटमेंट दे दी कि जब तक के यहाँ पे कैपिटलिस्ट रहेंगे, जब तक के यहाँ पे बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रीज, बिग ओनर्स रहेंगे, तब तक यहाँ किसी भी तरीके से वर्कर्स की जो कंडीशन है वो किसी भी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इंप्रूव नहीं होने वाली, एज लॉन्ग एज प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैड प्रॉफिट मोटिव। बट यहाँ पे कैपिटलिस्ट हमेशा ये सोचे कि बस हमारा काम प्रॉफिट मोटिव है, टू अर्न मोर एंड मोर मनी है, हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेके चलेंगे, हम लोग एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट मान के चलेंगे,
तब तक कि किसी भी तरीके से सोशलिज्म नहीं आ सकता और यहां पे वर्कर्स का सपोर्ट नहीं होगा। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, और वर्कर कहीं ना कहीं आप कैपिटलिज्म को यहां पे हटाना चाहते थे। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और यहां पे रूल आ जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ठीक है भाई। मगर रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का सीधा मतलब हो जाता है कि ये कैपिटलिज्म नहीं चाहते थे। मतलब सोसाइटी में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। वर्कर मस्ट कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, और वर्कर्स जो चाहते थे वो चाहते थे रेडिकल एंड सोशलिस्ट सोसाइटी का कॉम्बिनेशन, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, और यहाँ पे बोले जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सबको यहाँ पे सोशली कंट्रोल्ड किया जाए। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इस तरीके से हम लोग जब लिबरल्स और रेडिकल्स की बात सुन के यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं रेडिकल्स और सोशलिस्ट की, तो यहाँ समझ में आता है कि सोसाइटी जो है वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें रेडिकल्स और सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस दिया जाए। द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और यहां कहा जा रहा है कि ये जो सोसाइटी है ये नेचुरल सोसाइटी है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, कोई भी अमेंडमेंट यहां पे नहीं किया गया। व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है भाई, यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स थे उसकी बेसिक थ्योरी क्या थी, उसने क्या कहा यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलते हैं द वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स इन रशिया। बिल्कुल सही बात है, जो वर्कर्स है वो यहाँ पे डिवाइडेड थे अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, ठीक है भाई। चलिए, तो इस सोशल ग्रुप में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, सम वर्कर्स वर क्लोजली लिंक्ड टू देयर विलेजेस व्हाइल अदर सेटल्ड इन द सिटीज परमानेंटली। मतलब कि यहाँ पे माइग्रेशन तो हुआ बट माइग्रेशन बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता है, ठीक है भाई। चलिए, मतलब माइग्रेशन बहुत ही कम होता है। जो रूरल एरियाज में रह रहे थे वो रूरल एरियाज में एज इट इज रहते हैं, और जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वो अर्बन एरियाज में। बहुत कम माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ होता है, ठीक है भाई। चलिए, द डिवीजन अमंग द वर्कर्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स दे पोजेस्ड, और दूसरा यहाँ पे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो दी जाएगी लोगों के स्किल्स को, ठीक है भाई। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था स्किल्स के बेसिस पे जो मेटल वर्कर्स थे वो इस सोसाइटी में टॉप मोस्ट माने जाते थे, ठीक है भाई। चलिए, अब यहां बोलता है द डिवीजन अमंग द वर्कर्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स दे पोजेस्ड, मेटल वर्कर्स वर द हाई लेवल एज देयर वर्क रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, ठीक है भाई। चलिए, तो अब यहां मेटल वर्कर जो है हाई लेवल पे होते थे, क्यों? क्योंकि इनको यहां पे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती थी, इसीलिए, ठीक है भाई। चलिए, अपार्ट फ्रॉम मेल्स के अलावा अगर हम लोग बात करें, वुमेन्स ऑल्सो फॉर्म्ड अ कंसिडरेबल वर्किंग फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि मेल्स और मेंस ने तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे वर्किंग फोर्स बनाया है अपना, बट यहाँ पे वुमेन्स ने भी अपनी यहाँ पे खुद की सोसाइटी और खुद की वर्किंग फोर्स यहाँ पे बनाई, ठीक है भाई। चलिए, यहाँ पे बोलता है इन द फैक्ट्रीज दो दे वर पेड लेस देन द मेल्स, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बेसिस पे होता था वेजेस के, जो कि सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। तो ये मार्क्सिज्म थ्योरी इस सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को यहाँ पे ओवरकम करना चाहती थी, और ये जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी रशिया में ये खत्म करना चाहती थी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू द सोशल ग्रुप, जो वर्कर्स थे वो किस तरीके से यहाँ पे सोशल ग्रुप्स में हमें डिवाइडेड थे, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है भाई। चलिए, यहाँ तक कि हम लोगों को पता है सोशल ग्रुप में कैसे वर्कर्स को डिवाइड किया गया था भाई। तो सोसाइटी में हम लोगों को ये क्लियर है कि यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो मेनली कौन सी इकोनॉमी थी दोस्तों, बताइए जल्दी से। वर्कर्स को यहाँ पे मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक तो होगा स्किल्ड और दूसरे हो गए दोस्तों यहाँ पे अनस्किल्ड। साथ में अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की, तो यहाँ की जो इकोनॉमी है दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, ठीक है भाई। चलिए, पहली हो गई एग्रेरियन, जिसमें कि लगभग 85% ऑफ द रूरल एरिया जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे, मतलब कि यहाँ की इकोनॉमी हो गई एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है भाई। रेस्ट ऑफ द पीपल जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे, ठीक है भाई। चलिए, मतलब कि यहाँ पे जो सेक्टर्स है वो पहला हो गया यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर और दूसरा हो गया दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर। कहानी यहां तक के मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना भाई। चलिए, अब स्किल्ड में भी जो मेटल वर्कर्स हुआ करते थे, मेटल वर्कर जो है वो हाई लेवल के वर्कर्स माने जाते थे,
और दूसरा यहाँ पे ये लोगों के कनेक्शन जो है रूरल एरियाज से होते हैं, तो ये अपने लोगों को यहाँ पे जनरली अपॉइंट कर देते थे। ठीक है भाई, चलिए अब ये स्किल्ड लेबर जो मेटल वर्कर्स थे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती थी, इसीलिए ये अपने आप को हाई लेवल पे मानते थे। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहां तक के क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारा अब नया पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है भाई, चलिए ये 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन सारे के सारे। What changes did industrialization bring to the then society in Russia? तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण यहाँ पे सोसाइटी में क्या चेंज आता है रशिया में, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है भाई। ठीक है भाई, चलिए एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। The following changes were brought in the Russian society with the advent of the industrialization। और आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है लगभग 1890s के बाद में यहाँ पे रशिया में शुरू होता है, मतलब 19th सेंचुरी में यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ के 2 बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा मॉस्को, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों शुरू होता है। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। द सोसाइटी सॉ प्रोफाउंड सोशल एंड द इकोनॉमिकल चेंज। ठीक है भाई, अब यहाँ पे सोसाइटी जो भी होगी वो 3 तरीके के चेंजेस को एक्सेप्ट करती है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सोशल और इकोनॉमिकल चेंज की डिमांड यहाँ पे करता है रशिया। It was a time when new cities came up। यहाँ पे ये एक समय आ गया जहाँ पे धीरे धीरे करके नई सिटीज एस्टेब्लिश होना शुरू होती है। एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप एंड रेलवेज एक्सपांडेड। धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है, न्यू सिटीज डेवलप होती है और यहाँ पे रेलवेज को एक्सपांड किया जाता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जो है वो बहुत आसान हो सके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट मैन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण धीरे धीरे करके मैन जो है रूरल एरियाज में जो रह रहे थे वो धीरे धीरे करके माइग्रेट करके आते हैं कहां, अर्बन एरियाज में। वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस टू फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड आने लग गई यहाँ पे जब लेबर्स की, तो मैन, वुमेन्स और चिल्ड्रन सारे ही लोग जो है धीरे धीरे करके इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। वर्क आवर्स वर ऑफ्टन लॉन्ग एंड वेजेस वर वेरी लो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जाता है वर्क आवर्स जो रहते थे वो बहुत ज्यादा होते थे और कहीं ना कहीं वेजेस जो है बहुत लो होती थी। यही कारण रहा दोस्तों फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1905 का, ये बात याद रखिएगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड, बट जहां पे काम खत्म हो जाए अब क्या करा जाए। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। अब उनको काम से निकाल दिया जाता था, मतलब ये सारे लोग ऑफ रोल हुआ करते थे, ऑन रोल नहीं हुआ करते थे। एज द टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके जैसे ही शहरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन होना शुरू होता है, प्रॉब्लम्स लाइक हाउसिंग एंड सैनिटेशन इमर्ज। जाहिर सी बात है, एस्टेब्लिशमेंट होगा, अर्बनाइजेशन होगा, रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन होगा, तो बहुत तेजी से बढ़ेगी यहाँ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो प्रॉब्लम होगी वो होगी दोस्तों यहाँ पे सैनिटेशन, और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको कहते हैं दोस्तों यहाँ पे हाउसिंग। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट सॉल्यूशन डिड रेडिकल्स एंड लिबरल्स फाइंड टू द प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो रेडिकल्स थे और जो लिबरल्स थे वो लोग सोसाइटी को किस तरीके की प्रॉब्लम से यहाँ पे बचाना चाहते थे और क्या क्या प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे थे। ठीक है भाई, चलिए क्योंकि कंजर्वेटिव्स तो इसके बारे में सोचेंगे नहीं, मगर लिबरल्स और यहाँ पे जो रेडिकल्स है वो तो सोचते हैं। The following solution were found by the radicals and the liberals to the problems of industrial society। क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कारण। They felt that effort should be made to make the workforce healthy and educated। तो इन्हें कहा कि रेडिकलिज्म और लिबरलिज्म में कहीं ना कहीं लोगों के बारे में अच्छा सोचा जाता था। यहाँ पे कहा गया कि जो वर्किंग फोर्स है, जो वर्क फोर्स है उसको हेल्दी होना चाहिए, मतलब उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज हर तरीके की होनी चाहिए। दूसरा, ये एजुकेटेड होने चाहिए। ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, दे वर अपोज टू द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी। और वो नहीं चाहते थे कि जो ओल्ड एरिस्टोक्रेट्स है, मतलब वेल्दियर क्लास ऑफ द सोसाइटी है, वही सिर्फ यहाँ पे सारी चीजों को एंजॉय करे और बाकी लोगों तक के कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं पहुंचाई जाए। तीसरी बात, दे एडवोकेटेड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर्स एंड एंटरप्राइज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रुप एफर्ट को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे हम लोग, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे लेबर के यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस को देखेंगे, लेबर को भी यहाँ प्रायोरिटी दी जाएगी, और एंटरप्राइजेस जो लोग यहाँ पे चीजों का एक्सचेंज कर रहे हैं, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे क्या दिया जाए, प्रॉपर्ली रेस्पेक्ट दी जाए। दे थॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल सो दैट पुअर कुड लेबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात हो रही है ताकि यहाँ पे जो पुअर है
वो भी यहाँ पे एक रेस्पेक्टेड एरियाज में रह सके, रेस्पेक्टेड लाइफ के साथ में यहाँ पे अपना सर्वाइवल कर सके। दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट फ्रीली, दिस वुड डेवलप द सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी डेवलप की जाए जहां पे कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली हो पाए और यहाँ पे सारे लोग जो है कैपिटलिज्म और यहाँ सोशलिज्म दोनों का ही कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ सर्वाइव कर पाए। इट वॉज ऑल सॉट दैट गवर्नमेंट शुड बी रिमूव्ड थ्रू रेवोल्यूशन, और यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे चल रही है वो रेवोल्यूशन के थ्रू यहाँ से हटाई जा सकती है। मतलब अगर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो यहाँ पे उसको रिमूव करके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे लाया जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक्सप्लेन हाउ अ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट कैन ऑपरेट विदाउट प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर सोशलिस्ट है और यहाँ पे बिना प्रॉपर्टी के उनको काम करने को मिले तो ये सोसाइटी चलेगी कैसे? What would be the basis of socialist society? तो सोशलिस्ट सोसाइटी का मेन कंसर्न क्या होगा भाई? ठीक है भाई, चलिए एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे बोलता है कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। अब यहाँ बोला है कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो है उसका जो फ्यूचर का विजन है वो अलग अलग होगा। रॉबर्ट ओवन अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, जैसे मैंने कहा था कि ये लोग चेंज चाहते हैं सोसाइटी में, ये फिलोसोफर्स थे, तो रॉबर्ट ओवन ने सोसाइटी में ये कहा, जो कि एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। अब यहाँ पे वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बनाए। वो जो एस्टेब्लिश करी गई थी वो करी गई थी न्यू हार्मनी में, ये है इंडियाना यूएसए में। कहाँ पे है दोस्तों? इंडियाना यूएसए में। चलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है कि डेवलपमेंट जो है वो यूरोप में कैसे हो रहे थे और यहाँ पे सोशलिज्म का सपोर्ट हमें किस तरीके से मिलता है, ये हम लोगों को देखना है। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लिबरल्स कौन होंगे, रेडिकल्स कौन होंगे, कंजर्वेटिव्स कौन होंगे, बट यहाँ पे अब एक नया टर्म जुड़ रहा है, सोशलिज्म। सोशलिज्म यूरोप से शुरू होता है और रशिया में पहुंच जाता है। 1905 के रेवोल्यूशन की बात करें या 1917 के रेवोल्यूशन की बात करें, हर जगह सोशलिज्म की बात होती है। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी आगे बढ़ के ऑप्ट करते हैं लेनिन और उसको बढ़ाते हैं आगे स्टालिन। ठीक है भाई, चलिए अब यहां बोलता है द फॉलोइंग डेवलपमेंट टुक प्लेस इन यूरोप इन सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड द सेकंड इंटरनेशनल। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, ये बनाई जाती है सोशलिस्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि यहाँ पे जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वर्कर्स के थ्रू उसको बेस्ट वे में यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, बेस्ट वे में यहाँ पे सारी चीजों को आगे लाया जा सके। वर्कर्स एसोसिएशन वर फॉर्म्ड टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड द वर्किंग कंडीशन। बट यहाँ पे एक बात बहुत कॉमन थी कि यहाँ पे वर्कर्स ज्यादा हो कम हो, मगर दे आर ऑल यूनाइट टू डू अ स्ट्राइक। स्ट्राइक करने के लिए वो सारे के सारे लोग एक हो जाते थे। तो यहाँ पहली बात ये कि इंटरनेशनल बॉडी जो थी, इंटरनेशनल बॉडी को कहते थे हम लोग यहाँ पे सेकंड इंटरनेशनल, जो कि सोशलिस्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए और यहाँ पे एफर्ट जो है वर्कर्स के उनको यहाँ पे आगे लाने के लिए यूज की जाती थी। दूसरा, यहाँ पे वर्कर्स के एसोसिएशन बनते थे ताकि उनकी लिविंग कंडीशन बेहतर से बेहतर हो सके, हाइजीनिक उनकी सारी चीजें रह सके और सैनिटेशन फैसिलिटी भी यहाँ मिल सके। फंड्स वर सेटअप टू हेल्प मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। बट यहाँ पे ये सेकंड इंटरनेशनल का काम ये भी हुआ करता था कि इन लोगों के लिए फंड्स इकट्ठे करे जाएंगे जब भी वो किसी प्रॉब्लम में हो, जब भी उनको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही है। वर्कर्स डिमांडेड अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। वर्कर्स डिमांड करते थे यहाँ पे कि जो वर्किंग आवर्स जो कि 15 से 18 घंटे हो चुके थे, इसको कम करके यहाँ पे 8 घंटे पे लाया जाए। और यहाँ पे राइट टू वोट की भी दोस्तों बात की गई थी। इन मेनी प्लेसेस in Europe, these association worked closely with the Social Democratic Party। ठीक है, अब यहाँ पे यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो ये आगे चल के एक और एसोसिएशन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो आगे चल के बनता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। और कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में भी ये मदद करता है। इन 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड लेबर पार्टी। और सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट मिलकर बनाते हैं यहाँ पे लेबर पार्टी। याद होगा आपको कि ब्रिटेन में भी एक पार्टी बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लेबर पार्टी। ठीक है भाई, चलिए इन लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन द फ्रांस। तो फ्रांस में बन गई सोशलिस्ट पार्टी और लेबर पार्टी बन जाती है दोस्तों कहां पे? ब्रिटेन में। मतलब दोनों ही तरफ क्या हो रहा है? स्ट्राइक्स हो रही है यूनियंस के थ्रू। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वर द इवेंट्स
प्रिसीडिंग द 1905 रेवोल्यूशन इन रशिया, 1905 का जो रेवोल्यूशन था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या था, ये हम लोग को बताना है। तो पहला कारण तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि प्राइजेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पे वेजेस जो है पैरेलली नहीं बढ़ रहे, वेजेस कम हो रहे हैं, प्राइजेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है यही कहीं ना कहीं रिवॉल्ट का पहला कारण बनता है। ठीक है भाई, चलिए। द ईयर 1905 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर द रशियन वर्कर्स, तो रशियन वर्कर्स के लिए यहाँ पे ये बहुत खराब समय था। प्राइजेस ऑफ असेंशियल गुड्स रोज रैपिडली एंड द रियल वेजेस डिक्लाइन, प्राइजेस धीरे धीरे करके चीजों के बढ़ते चले गए, जो कि एसेंशियल गुड्स थे, डिजायर्स नहीं थी, नीड्स थी, वो बढ़ गए, और यहाँ पे जो वेजेस थे वो धीरे धीरे करके दोस्तों यहाँ पे डिक्लाइन होने लगते हैं। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, लोग डिस्ट्रेस में आए, लोग परेशान हुए, तो धीरे धीरे करके वर्कर्स एसोसिएशन जो है धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। देयर वॉज अ कॉल फॉर एन इंडस्ट्रियल एक्शन, अब यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रेवोल्यूशन, कोई ना कोई यहाँ पे एक्शन तो होगा। इंडस्ट्रियल एक्शन व्हेन 4 ऑफ द वर्कर्स एट द पुटिलोव आयरन वर्क्स वर डिसमिस्ड, और यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हो गए, और यहाँ पे मेन मुद्दा या स्ट्राइक जहां से मिलती है, पुटिलोव आयरन वर्क्स में से यहाँ पे 4 लोगों को, जो कि यूनियन के मेन मेंबर्स भी हुआ करते थे, उनको डिसमिस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये सभी लोग रिवॉल्ट करने की कंडीशन में अब आ जाता है। देखिए प्राइजेस बढ़ रहे हैं, वेजेस नहीं बढ़ रहे, लोग परेशान है, डिस्ट्रेस में है, और यहाँ पुटिलोव आयरन वर्क से यहाँ पे 4 लोगों को डिसमिस कर दिया गया। ये एक कहीं ना कहीं एक ऐसी स्ट्राइकिंग पॉइंट थी जहां से सारा का सारा 1905 का रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट होता है। देयर वाज अ मास स्ट्राइक्स बाय द वर्कर्स डिमांडिंग रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स, अब लोगों ने बोला कि अब बहुत ज्यादा हो गया, हम अब इससे ज्यादा सप्रेस नहीं हो सकते, और यहाँ वर्किंग आवर्स की जो बात करी गई है, वर्किंग आवर्स किसी भी तरीके से कम होने चाहिए। एंड इंक्रीज इन द वेजेस एंड इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन, रेवोल्यूशन का मेन मुद्दा ये था, वेजेस बढ़ाओ और वर्किंग आवर्स कम करो। व्हेन अ प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय द फादर गैपोन, अब यहाँ पे फादर गैपोन जो है इस प्रोसेशन को लेकर चल रहे हैं, रीच द विंटर पैलेस, अब यहाँ पे जैसे ही वो विंटर पैलेस पहुंचते हैं, तो आप लोगों को ये पता है कि विंटर पैलेस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ये जो रिवर नेवा है, रिवर नेवा के 2 साइड हो गए, ठीक है, इस तरफ ड्यूमा भी हो गया, इस तरफ विंटर पैलेस भी हो गया, ठीक है, इस तरफ हो गई फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज ना बोल के हम लोग यहां पे दोस्तों बोलते हैं इसको इंडस्ट्रीज, और दूसरा यहां पे लेबर के क्वार्टर्स। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां पे ये बोलता है कि ये जब पीसफुल प्रोसेशन जो है वर्कर्स का, ये फादर गैपोन जिसके लीडर थे, ये बढ़ता है किस तरफ भाई, तो ये विंटर पैलेस की तरफ जब बढ़ता है, तब यहाँ पे अटैक हो जाता है पुलिस का और कोसैक्स का, दैट किल्ड 100 ऑफ द वर्कर्स, और 100 ऑफ वर्कर्स को यहाँ पे किल कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट को दोस्तों कहा जाता है यहाँ पे ब्लडी संडे। क्या कहा जाता है? ब्लडी संडे। मतलब वो किस तरफ जा रहे होंगे, यहाँ पे वो जा रहे होंगे ड्यूमा या विंटर पैलेस की तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड तो ये रहा करते थे। देयर वर, अब ये ब्लडी संडे के बाद होता क्या है वहां पे चेंज, देयर वाज अ स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटी क्लोज, स्टूडेंट बॉडीज स्टेज वॉकआउट्स कंप्लेनिंग द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। अब यहाँ पे जो स्ट्राइक होती है उसमें क्या क्या चेंज होता है, तो यूनिवर्सिटी को क्लोज किया जाता है, स्टूडेंट बॉडीज को यहाँ पे वॉकड आउट करने को कहा जाता है, मतलब स्टूडेंट बॉडी जो भी है कि वो कॉलेजेस छोड़ दे सारे के सारे। उसके बाद कंप्लेंट होने लगती है कि यहाँ पे सिविल लिबर्टीज नहीं है। वेरियस यूनियंस ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास, मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स थे, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि इंजीनियर, जैसे कि मिडिल क्लास वर्कर, ये सारे के सारे डिमांड करने लगते हैं कि अब यहाँ पे होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और यहाँ बनना चाहिए हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की यहाँ पे डिमांड शुरू दोस्तों यहाँ पे हो जाती है। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ पे। चलिए, तो सफरनामा में आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों, और अब हम लोग बात करेंगे assertion और रीजंस की। ठीक है भाई, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन। assertion और रीजन दोनों दिया गया है यहाँ पे। मार्क द करेक्ट चॉइसेस, यहाँ पे एक करेक्ट चॉइस आपको बतानी है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफ्टन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। यह बोल रहा है कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो हुआ करते थे, यही लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर हुआ करते थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, अब यहाँ पे कुछ लोग जो है अपोज कर रहे हैं, जो कि ओल्ड
एरिस्टोक्रेसी की प्रिविलेज है, मतलब बाय बर्थ इनको ये सब मिला हुआ है। एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, लेबर्स एंड द एंटरप्राइज। और ये लोग कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एफर्ट और यहाँ लेबर और एंटरप्राइज की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें स्टेटमेंट बोलता है इसका आंसर बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर तो ट्रू है भाई, यहाँ पे आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत हो गया। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो सही जो है वो यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है भाई, आंसर नंबर ए। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, आपको मार्क करना है हमें सही चॉइस। कैपिटलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटलिस्ट जो थे वो यहाँ पे अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इवल्स ऑफ द टाइम। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम की जड़ है। ठीक है, क्या, प्रॉपर्टी, और वो भी कौन सी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरा बोलता है इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल जो है उनके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, बट द प्रॉपर्टी वर कंसंट्रेटेड ओनली इन द पर्सनल गेन, प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है एज अ पर्सनल गेन। होना क्या चाहिए, सोशलिस्ट, मतलब होना क्या चाहिए, सोसाइटी के लिए यूज, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, और यहाँ पे उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जो कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके सिर्फ अपना ही फायदा कर रहा है। यहाँ पे ये बात तो सही है कि भाई रीजन जो है वो यहाँ पे सही दिया गया, मगर यहाँ एजर्शन जो है दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया। क्यों, क्योंकि कैपिटलिस्ट कभी नहीं चाहेगा कि ये एक सोशल लेवल, कैपिटलिस्ट तो चाहेगा कि ये बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे आंसर जो है दोस्तों ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम लोग आ जाता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई कहानी है यहाँ पे और इसके बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। Read the source given below and answer the questions that follows. In April 1917, the Bolsheviks leader Vladimir Lenin, अब यहाँ पे अप्रैल 1917 की बात है जब व्लादिमीर लेनिन जो है वो यहाँ पे रिटर्न होता है रशिया से फ्रॉम हिज एग्जाइल, मतलब उसको एक समय पे भगा दिया गया होगा और फिर वापस यहाँ पे बुला दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि 1914 के पहले लगभग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको इलीगल मान लिया होगा, और कहीं ना कहीं व्लादिमीर लेनिन जो है वो सोशलिस्ट सिस्टम को लेके चलता है। He and Bolsheviks had opposed the war since 1914. Bolsheviks और ये कहीं ना कहीं ये अपोज करते थे किसका भाई, वर्ल्ड वॉर 1 का। क्यों, क्योंकि इसमें क्रॉप्स का भी नुकसान होगा, लोगों का भी नुकसान होगा, बिल्डिंग्स का भी नुकसान होगा। ठीक है भाई, नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब यहाँ पे एक ऐसा समय आ गया है कि जो भी सोवियत से उनको यहाँ पे पावर में आ जाना चाहिए, उनको यहाँ पे पावर ले लेनी चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर ही ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड बैंक बी नेशनलाइज। ये कहता है कहीं ना कहीं ये वॉर को एंड होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ अप्रैल थीसिस। तो वॉर को एंड होना चाहिए, लैंड ट्रांसफर्ड होना चाहिए, लोगों के हाथ में जानी चाहिए उनकी लैंड जो है, और बैंक का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। तो लेनिन अप्रैल थीसिस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या 3 पार्ट से, लैंड ट्रांसफर्ड होनी चाहिए, वॉर एंड होना चाहिए, और यहाँ पे बैंक नेशनलाइज होना चाहिए। These 3 demands were called as the Lenin's April thesis. इसी को कहा जाता है Lenin's April thesis। ठीक है भाई, he also argued that Bolsheviks party renamed itself as the Communist Party, और Bolsheviks party को बना दिया गया यहाँ पे अब Communist Party to indicate its new radical aims, और यहाँ पे नया radicalism aim के साथ यहाँ पे काम करना है हम लोगों को। Most others in the Bolsheviks party were initially surprised by the April thesis। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सरप्राइज थे अप्रैल थीसिस के थ्रू, क्योंकि बैंक का नेशनलाइजेशन होना है, जमीन वापस मिलनी है, और वॉर जो है एंड होना है। They thought that the time was not yet ripe for the socialist revolution, but यहाँ पे उनको लगा कि क्या ये सही समय होगा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का, एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट, क्या यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बन जानी चाहिए, क्योंकि जार को हटा दिया गया है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, नीडेड टू बी सपोर्टेड, बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। मगर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे लोगों का एटीट्यूड भी यहाँ पे चेंज होता चला जाता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है यहाँ पे, When did Bolsheviks leader Vladimir Lenin return to Russia from his exile? जब उसको भगा दिया गया था तो वो वापस कब आता है, अप्रैल 1918 में आता है, अप्रैल 1915 में आता है, अप्रैल 1916 में आता है, या अप्रैल 1917 में आता है। तो भाई साहब व्लादिमीर लेनिन जो है वो आते हैं यहाँ पे अप्रैल 1917 में। कब आते हैं, अप्रैल 1917 में। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे बोलता है हाउ मेनी डिमांड्स वर देयर इन द लेनिन अप्रैल थीसिस, कितनी डिमांड रखी गई अप्रैल लेनिन थीसिस में। तो याद रखना है आपको
तीन डिमांड रखी गई। कितनी रखी गई दोस्तों? सिर्फ तीन डिमांड रखी गई। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा भैया? तीन। याद तो है आपको तीनों कि लैंड जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगी, दूसरा बैंक नेशनलाइज होंगे, और तीसरा क्या था भाई यहाँ पे कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, बैंक को नेशनलाइज कर दिया, और क्या होना चाहिए? जो वॉर चल रहा है उसको खत्म करने की बात करो, तभी तो यहाँ पे सोशलिज्म आ पाएगा, तभी यहाँ पे सब पीसफुली रह पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। Lenin argued that Bolsheviks party should rename itself as Communist Party, Socialist Party, Russian Socialist Democratic Labour Party या Socialist Revolutionary Party। ये तीनों बी सी डी तो नहीं है, सिर्फ ए बच रहा है दोस्तों कि लेनिन ने बोल्शेविक्स पार्टी को आगे चल के बोला एक कम्युनिस्ट पार्टी। क्या बोला भाई? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करते हैं। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। पेट्रोग्रेड यहाँ पे लेड करता है फरवरी रेवोल्यूशन। आपको ये पता है कि सेंट पीटर्सबर्ग में पेट्रोग्रेड सोवियत बनती है। पेट्रोग्रेड सोवियत इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्कर्स एंड सोल्जर्स। तो वर्कर्स और सोल्जर्स सब मिल जाते हैं और पेट्रोग्रेड सोवियत बनाते हैं। ठीक है भाई, अब पेट्रोग्रेड सोवियत जो लेड करता है यहाँ पे फरवरी रेवोल्यूशन, वो क्या खत्म करना चाहता है यहाँ पे? स्लेवरी इन द फरवरी 1917, मोनार्की इन द फरवरी 1917, या क्लर्की इन द फरवरी और नोबिलिटी इन द फरवरी 1917। तो आपको याद है कि स्लेवरी सिस्टम जो है पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म करना चाहिए फरवरी 1917 में। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है 2, जो कि केस बेस्ड है, सेकंड पार्ट। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स। जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में वो सबसे पहले थे लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल्स वो लोग हुआ करते थे जो सारे रिलीजन को टॉलरेट करते थे, सारे के सारे लोग बात करते थे सिटीजन्स की। ठीक है भाई, we should remember that at this time European states usually discriminate in favor of one religion or another। अब यहाँ पे हमें पता है कि यूरोप में रिलीजन के लेके बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही थी। ठीक है, जैसे ब्रिटेन फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड को। ब्रिटेन क्या कर रहा था भाई? चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर कैथोलिक चर्च। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट हो गया कि ऑस्ट्रिया और स्पेन जो कि यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन नेशंस है, वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कैथोलिक चर्च को, और यहाँ पे ब्रिटेन जो है वो कर रहा है चर्च ऑफ इंग्लैंड को। मतलब कहीं ना कहीं यूरोप और यहाँ पे इंग्लैंड में ही कहीं ना कहीं क्लैशेस है रिलीजन को लेकर। लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। और यहाँ पे एक बात और अच्छी है कि लिबरल्स कभी भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो डायनेस्टिक रूलर्स है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से काम करे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या चाहते हैं वो कि जो इंडिविजुअल्स है उनके राइट्स को हमेशा सेफगार्ड किया जा सके। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बने वो कैसी बने? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, जिसमें कि लॉ में इंटरप्रेट करने की ताकत जो है वो यहाँ पे ट्रेंड जुडिशरी में हो। पहली बात, दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। और यहाँ पे कोई भी रूलर्स और कोई भी ऑफिशियल जो है इसमें इंटरफियर नहीं करेगा। However, they were not Democrats। लिबरल जो थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे? They did not believe in the universal adult franchise। और डेमोक्रेसी में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। और यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि सभी लोगों के पास एक एज के बाद, मिनिमम इतनी एज के बाद सभी के पास वोटिंग राइट होगी, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड बी द वोट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जिनके पास भी संपत्ति, जिनके पास भी प्रॉपर्टी, वही सिर्फ यहाँ पे वोट कर सकते हैं, अदरवाइज वोट नहीं किया जा सकता। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन। और ये कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है वुमेन को वोटिंग राइट मिले, मगर यहाँ पे डेमोक्रेसी में तो हमेशा चाहेंगे कि वोटिंग राइट उनको मिले। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से सुनिएगा। Dash become one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century through the revolution in Russia। ठीक है, तो एक ऐसा तबका, एक ऐसा ग्रुप जो कि कहीं ना कहीं चाहता होगा 20th सेंचुरी में कि यहाँ पे जो सोसाइटी है वो एक अच्छे शेप में आ जाए। क्या उसको कम्युनिज्म कहते हैं, क्या उसको हम लोग यहाँ पे सोशलिज्म कहते हैं, क्या डिक्टेटरशिप कहते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है ना, कम्युनिज्म का मतलब है कि एक कम्युनिटी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कम्युनिज्म होगा। सोशलिज्म मतलब ओवरऑल सोसाइटी से हम लोग रिलेटेड बात करें, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा, स्टालिन ने कहा और लेनिन ने कहा। डिक्टेटरशिप जैसे कि एडोल्फ हिटलर यहाँ पे ऑप्ट करता है। डेमोक्रेसी मतलब जैसे इंडिया यहाँ पे बिहेव करती है। तो यहाँ पे 20th सेंचुरी में डिमांड होती है रशिया में सोशलिज्म की। किसकी होती है दोस्तों? सोशलिज्म की। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड। लिबरल्स चाहते हैं एक ऐसा नेशन जिसमें कोई भी रिलीजन ना हो,
एक रिलीजन हो या कुछ रिलीजन हो या और सारे रिलीजन जो है उनको टॉलरेट किया जाए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है लिबरल्स वो लोग हुआ करते हैं जो कि सारे रिलीजन को यहाँ पे टॉलरेट करके और एक अच्छी गवर्नमेंट यहाँ बनाने की बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या होगा, ऑल रिलीजन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं विच कंट्रीज फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। कौन सी कंट्री थी जो यहाँ पे सपोर्ट करती थी कैथोलिक चर्च का, फ्रांस और स्पेन, स्पेन और इटली, ऑस्ट्रिया और स्पेन, स्पेन और जर्मनी। ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है यूरोपियन कंट्रीज हुआ करती थी और ये सपोर्ट करती थी कैथोलिक चर्च का, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च को मानता था। ठीक है ना भाई, चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानता था ब्रिटेन, ठीक है, और ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है वो मानते थे कैथोलिक चर्च को। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे सी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट वाज द सफरगेट, क्या होता है सफरगेट। ठीक है भाई, वुमेन्स मूवमेंट होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, या लैंड एक्विजिशन होता है, प्रोलेटेरिएट क्लास होती है, क्या होता है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये सफरगेट का मतलब सीधा सीधा मतलब है वुमेन सफरेज की बात, कहीं ना कहीं राइट टू वोट की बात। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा वुमेन्स को राइट नहीं मिला था, मगर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर जो कि यहाँ पे कौन था भाई, तो रेन ऑफ टेरर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैकोबिन क्लब का मेंबर था और इसने कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए अच्छी बात करी। बट नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेशनल असेंबली ने यहाँ पे कहीं पे भी वुमेन्स के वोट की राइट की बात नहीं करी। फाइनली 1946 में जाके यहाँ पे वुमेन्स को सारे राइट्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आंसर होगा वुमेन्स मूवमेंट को सफरगेट कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया है कि सर ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ये साल भरा हुआ है सरप्राइजेस है, तो डेफिनेट सक्सेस क्लासेस लेके आ रहा है नीट पाठशाला। तो तैयारी हो गई है बहुत ही आसान, क्योंकि डेफिनेट सक्सेस क्लासेस की नीट पाठशाला में धुरंधर टीचर्स आने वाले हैं जो कि आपको बनाने वाले हैं इन्हीं कुछ सालों में डॉक्टर्स। ठीक है भाई, तो चलिए डेफिनेट सक्सेस क्लासेस की नीट पाठशाला को जल्दी से ज्वाइन कर लिए, क्योंकि ये सारे स्पेशल फीचर्स देने वाले हैं यहाँ पे जितने भी धुरंधर टीचर्स आएंगे। तो इस तरीके से डॉक्टर से भर दीजिए पूरे इंडिया को, जिससे हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करे। इसके लिए इस चैनल को बहुत तेजी से आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। दोस्तों आइसोलेटेड एरिया या दूर दराज क्षेत्र सब जगह तक के ये चैनल को फैला दीजिए, क्योंकि हमें डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर, तो डॉक्टर की जरूरत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे नीट पाठशाला को जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइन करवाया। और इसी तरीके से हम आपके साथ बने हुए हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहाँ पे आपको इस साल स्पेशल फीचर्स में मिलने वाला ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल। तो इस चैनल को बहुत तेजी से लाइक करिए, बहुत तेजी से शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।